पहले आप सभी का स्वागत है ऋषि गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बिहार के नदियां के बारे में पढ़ाने का प्रयास किया था। वो हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 बिहार की नदियां, झील एवं जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा अंत तक। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर आपको बिहार की नदियां का पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पार्ट 2 वीडियो समझ में आए। चाहिए कि बिहार में ऐसे टोटल 3 नदियां हैं जिनके ऊपर प्रोजेक्ट लाके डैम बनाया गया है। बिहार के 3 नदियां के ऊपर डैम बनाया गया है और डैम बना के वहां से नहरें निकाली गई है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नहरें कैसे निकाली जाती है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे नदियां, तो गाइस, जब पानी उच्च भूमि से बहती हुई जाती है और नीचे डाउन होकर बहती है, तो यहाँ पे डाउन होने से पहले एक बांध बनाया जाता है नदी के ऊपर, और इसके पानी को यहाँ पे रोका जाता है ताकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में जल का संग्रहण हो पाता है, बड़ी मात्रा में जल राशि यहाँ पे इकट्ठा होती है। और इसके साइड से नहरें निकाली जाती है। इसके साइड से नहरें, दोनों साइड से नहरें निकाली जा सकती है, और बीच से गेट लगा होता है जिसके थ्रू पानी निकाला जाता है। इस प्रकार से नहरें निकाली जाती है। नहरें निकालने से क्या हो, जैसे हम कोसी नदी का अगर एग्जांपल लेंगे तो कोसी नदी आज के कुछ समय पहले तक उत्तर बिहार में कहर बरपाती थी। आज भी हालांकि उससे बहुत जान माल का नुकसान होता है, फसलें क्षतिग्रस्त होती है, बट हमारी सरकार ने यहाँ पे नेपाल में बॉर्डर के पास यहाँ पे डैम बनाया गया है और बिहार में कोसी नदी से नहरें निकाली गई है, जो आपको इस सीरीज में बताया गया है। लास्ट में यहाँ पे देखिए पूर्वी कोसी नहर, जो पूर्वी भाग में है इसको बोलते हैं ईस्ट, मतलब पूर्वी, और जो पश्चिम साइड में है उसको बोलते हैं पश्चिमी कोसी नहर। तो एक एग्जाम्पल है कि नदियां, मतलब नहरें कैसे निकाली जाती है। तो ये मैंने जो है नहरों को एक चार्ट के फॉर्म में बनाया है और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। देखिए, अब फर्स्ट वन है हमारा जो कि सोन नदी पे है, पूर्वी सोन नहर। आपको बता दूं, अगर आप बाई ट्रेन या बाई रोड भी जाएंगे, गया से अगर आपको मुगलसराय जाना हो, जो पंडित दीनदयाल स्टेशन पे भी जाना हो, तो आप देखेंगे वहां पे सोन नदी पे केवल आपको बालू ही देखने को मिलेगा। केवल बरसात के सीजन में आपको उसमें पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले सोन नदी पे डैम बना के वहां पे प्रोजेक्ट है, वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट भी है, उससे बिजली का उत्पादन भी होता है, और साथ ही साथ उससे नहरें निकाली गई है जो काफी मात्रा में वहां पे काफी बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है। अगर आप देखेंगे तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, बक्सर, भोजपुर, वहां पे चावल उत्पादन के लिए फेमस है। और आपको मालूम भी होगा, याद भी होगा कि बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो रोहतास जिला में होता है, जो कि सोन नदी के नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो फर्स्ट वन है हमारा पूर्वी सोन नहर, जो कौन सी नदी पे है, इसमें नाम में ही है सोन नदी पे। उससे सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो फर्स्ट वन औरंगाबाद, गया, भोजपुर और पटना तक इसे कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, इसके पानी का। दूसरी है पश्चिमी सोन नहर, ये भी सोन नदी पे है। इससे हमारा रोहतास, बक्सर, भोजपुर, ये सभी क्षेत्र जो है सिंचित किया जाता है पश्चिमी सोन नहर से। ये हमारा स्टार्टिंग का 1 और 2 जो है ये दक्षिण बिहार की नहरें हैं। अब हम आएंगे उत्तरी बिहार की नहरें के बारे में, जो कि काफी फेमस है और बहुत बड़ी मात्रा में इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलती है। फर्स्ट वन है पूर्वी कोसी नहर, इसके नाम में ही छिपा हुआ है कोसी नहर, जो कि कोसी नदी पे बनाया गया है, पूर्वी कोसी नहर। जिससे सिंचित क्षेत्र कौन सा है, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल। आपको याद करना है पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पे है, और 4 जिले अररिया, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल, जो कि अगर आप मैप पे देखेंगे, मैप आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है उसको। ये जो है ना अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, जिसका ये सब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जिसका सीमा या तो नेपाल से साझा होती है, नहीं तो नेपाल के आसपास है। अब नेपाल से 7 जिले कौन से हैं वो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, आपको रिकॉल करना है उसको। दूसरा है हमारा पश्चिमी कोसी नहर, जो कि कोसी नदी पे ही है, और इससे जो सिंचित क्षेत्र है वो है कौन, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय तक। इससे काफी बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र का सिंचाई होता है। और लास्ट में जो है हमारा 3 एक साथ पढ़ेंगे हम। फर्स्ट वन है हमारा क्या, त्रिवेणी नहर। सेकेंड वन कौन सा है, तिरहुत नहर। और तीसरा हमारा क्या है, दोन नहर, जो कि गंडक नदी पे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार की ऐसी 3 ही नदियां हैं जिसपे अभी तक डैम बना के नहरें निकाली गई है। फर्स्ट वन है हमारा कोसी, सेकेंड गंडक, तीसरा जो कि दक्षिण बिहार में है सोन नदी।
तो त्रिवेणी नहर कुछ कौन सी नदी पे है? गंडक नदी पे है। तिरहुत नहर कौन सी नदी पे है? ये भी गंडक नदी पे है। दोन नहर कौन सी नदी पे है? ये भी गंडक नदी पे है। अब त्रिवेणी नहर से कौन सा क्षेत्र सिंचित होता है? तो ये हमारा है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। मैप माइंड करने का है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण अगर मैप आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे मैप है, तो यहाँ पे क्या है? पश्चिमी चंपारण है। यहाँ से गंडक बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी। यहाँ से गंडक नदी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए यहाँ पे आके गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ से नहरें निकाली गई है। यहाँ से डैम बना के सबसे ऊपर में है कौन? तिरहुत नहर। उसके बाद है त्रिवेणी नहर, फिर है तिरहुत नहर और फिर है दोन नहर। दोन नहर। तो तिरहुत नहर से हमारा मुजफ्फरपुर और वैशाली, मुजफ्फरपुर और वैशाली का जो इलाका है वो सिंचित होता है। और तीसरा इससे निकला है वो कौन है? दोन नहर है। दोन नहर जो कि काफी बड़ी मात्रा में सिंचाई का कार्य करती है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि बिहार की जो प्रमुख नहरें हैं उसको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका से लिखकर आपको कॉपी में नोट्स बनाना है और इसको 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि तिरहुत नहर से और त्रिवेणी नहर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे हम देखेंगे बिहार के झील के बारे में और बिहार के जलप्रपात, जो प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस अब हम देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात सबसे पहले क्या होता है, जलप्रपात होता क्या है? तो हम अक्सर देखते हैं कि नदी जब बहती है तो समतलीय क्षेत्र में बहती जाती है और अचानक से देखेंगे कि अब डाउन होती है। जैसे समतलीय क्षेत्र में बहते बहते यहाँ से डाउन होती है। अक्सर पहाड़ से अगर पानी नीचे की ओर गिरती है, मतलब अकस्मात या अचानक से डाउन होती है, तो आप देखेंगे कि पानी काफी तेज गति में नीचे गिरती है और वही जलप्रपात के रूप ले लेती है। अगर आप जाएंगे यहाँ पे नवादा में ककोलत, जो कि गया से काफी नजदीक है, मैं गया का रहने वाला हूँ, तो वहाँ से काफी नजदीक है। अक्सर आप देखेंगे वहाँ पे लोग गर्मी के सीजन में काफी बड़ी मात्रा में जो पर्यटक होते हैं वो घूमने जाते हैं और घूमने क्या वहाँ पे एक जो कुंड है ककोलत जलप्रपात में नहाने जाते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कि पहाड़ से पानी काफी तेज वेग से नीचे गिरता है। तो जलप्रपात मुख्यतः यही है कि जब हाइट से पानी गिरती है तो उसका वेग काफी तेज हो जाता है, और हाइट से गिरने की वजह से यहाँ पे सैलानी के लिए काफी एक रोमांचित प्लेस हो जाता है। सैलानी लोग के लिए स्नान करने के लिए काफी अच्छा प्लेस माना जाता है। तो सबसे पहले हमने क्रमबद्ध तरीके से बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने समझ गया होगा कि जलप्रपात क्या होता है। तो अब हम क्रम से देखेंगे। पहला ककोलत जलप्रपात जो कहाँ पे है, तो नवादा जिला में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 47 मीटर, मतलब करीब 50 मीटर हाइट से यहाँ पे पानी गिरती है, जो कि काफी विहंगम दृश्य होता है सैलानियों के लिए। यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में सैलानी आते हैं नहाने के लिए जलप्रपात के नीचे। तो इसकी कुल लंबाई पूछती है एग्जाम में, जो 47 मीटर है। हमारा दो ऐसा जलप्रपात है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसकी ऊंचाई कितनी है करके। एक हो गया अपना ककोलत जलप्रपात जो कहाँ है, नवादा में है, और सेकेंड वन हमारा हो गया दुर्गावती जलप्रपात जो रोहतास जिले में है, और इसको जो कि बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात है। दुर्गावती याद रखना, स्टार मार्क यहाँ पे कर दे रहे हैं। दुर्गावती जलप्रपात जो रोहतास जिले में है, उसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 90 मीटर है। और बाकी जो ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-6 हैं। जैसे धुआं कुंड जलप्रपात वो सासाराम, और सासाराम जिला मुख्यालय रोहतास का, तो ये जिला अगर पूछे तो रोहतास में ही है, रोहतास। उसी तरह से हमारा मंझर कुंड है, मैं यहाँ भी गया हूँ और आप भी जाना अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो। अगर बिहार के रहने वाले के लिए काफी मजेदार जगह है। तो मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है, सासाराम, जो कि कौन जिले में है, रोहतास जिले में है। उसके बाद हमारा करकट जलप्रपात है, वो कैमूर जिले में है। फिर तेलहर जलप्रपात है जो कि कैमूर जिले में अवस्थित है। और कर्मनासा जलप्रपात जो कि बक्सर जिले में है। कर्मनासा नदी के बारे में नदी के चैप्टर में देखे थे पार्ट 1 में कि कर्मनासा नदी जो है यूपी से सीमा बनाते हुए हमारे बिहार में प्रवेश करती है और बक्सर के निकट गंगा नदी में मिलने से पहले एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि कहाँ अवस्थित है, बक्सर में। तो इस प्रकार हमारा जो 7 जलप्रपात है जो काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके दुर्गावती से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे कॉपी में नोट डाउन करके 1 से 2 बार जरूर देखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है बिहार की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए झील क्या होता है। तो जब नदियाँ चलती है तो ऐसे 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 चलती हैं नदियाँ ऐठलाती हुई। तो मान लो नदियाँ कभी कभी क्या है, इधर पानी छोड़ देती है बड़ी मात्रा में और इधर से सीधा निकल जाती है। तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो भूमि होता है वो
यहाँ पे पानी रुकने के कारण दलदली भूमि हो जाती है और यहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है जो झील का रूप ले देती है और नदियाँ सीधी निकल जाती है। तो ये अपना झील होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट झील है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट वन हो गया हमारा कौन सा, काबर झील, जो कि काफी इंपॉर्टेंट झील है। और काबर झील से और अनुपम झील, ये दोनों झील, इस पे स्टार मार्क करना है आपको। काबर झील और अनुपम झील से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन देखने को मिला है। तो एक पहला काबर झील कहाँ पे है, तो इसे क्वेश्चन ऐसे रहता है कि काबर झील कौन से जिले में अवस्थित है, अनुपम झील कौन से जिले में अवस्थित है। तो आपको याद होना चाहिए काबर झील जो है वो बेगूसराय जिले में अवस्थित है। और एक 39वां रामसर स्थल भी है। तो जो हम रामसर स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो बिहार का रामसर स्थल है, पहले एक था फिर 3 हुए, अभी के डेट में और ज्यादा बढ़ गए हैं, उसको हम बताएंगे रामसर स्थल डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से लेक्चर लाएंगे। तो अभी हम देखेंगे दूसरा है अनुपम झील। अनुपम झील जो शायद बीपीएससी का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का हमारा, अनुपम झील किस जिले में है बिहार के, तो यह है कैमूर जिला में। कैमूर जिला जो कि जलप्रपात और झील के लिए जाना जाता है। और ये अपना कैमूर जिला है जो यूपी और नीचे में झारखंड से सीमा बनाती है और झारखंड के पठारी भाग से जुड़ा हुआ है। इसके वजह से यहाँ पे जो नदियां हैं वो हाइट पे बहती हुई अचानक से डाउन होती है, तो वहाँ पे जलप्रपात का निर्माण करती है। और जब ऐसे लाती हुई चलती है तो यहाँ पे झील भी बनाती है। उसके बाद हमारा है घोड़ा कटोरा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो सबसे पहले आपको एक बार बिहार का कोशिश करना कि बिहार एक बार भ्रमण करें, घूमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर आप घूमेंगे तो आप फील करेंगे और फील करके आप देख के सीखने को मौका मिलता है। आप कभी भी जाना तो एक बार बोधगया, राजगीर जो कि नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब जरूर घूमना। तो घोड़ा कटोरा जो है राजगीर में है, जो कि कौन से जिले में है, तो ये नालंदा जिला में है। यहाँ पे घोड़ा कटोरा को काफी पर्यटन के दृष्टिकोण से डेवलप किया गया है बिहार सरकार द्वारा। बिहार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे काफी अच्छे से डेवलप किया गया है। इसके बीच में एक बुद्ध भगवान का है स्टैचू है और आपको वहाँ पे नाव मिलेगा जो सेल्फ मतलब खुद से चलाना है। मैंने इसका आनंद लिया हूँ। घोड़ा कटोरा झील हो गया। सिमरी झील, अगर आप सहरसा, अगर आप पटना से आएंगे सहरसा में तो एक सिमरी बख्तियारपुर करके जगह भी है जो कि सहरसा के पास है। और सिमरी झील, सिमरी बख्तियारपुर जो है वो सिमरी झील के लिए फेमस है जो कि सहरसा जिले में है। कुशेश्वर है, जो कुशेश्वर झील है वो दरभंगा जिले में है। और लास्ट में घोघा बिल या जिसको बोला जाता है घोघा झील भी, ये कौन से जिले में है, तो ये उत्तर बिहार के कटिहार जिले में है। तो गाइस इस प्रकार हमने बिहार के नदियां, झील एवं जलप्रपात के बारे में, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। और आपको सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से मेरा लेक्चर देखना है। आप फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखना। आप ऐसा फील करेंगे कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं नेक्स्ट जो क्लास दूंगा उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करवाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे पहले लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।